आज का जो हम लोग टॉपिक लें वो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे थर्मोडायनेमिक्स वर्क करता है और इसके कितने सारे लॉज हैं। बैक टू बैक सारे वीडियो अपलोड होंगे थर्मोडायनेमिक्स के, जो भी पीजीटी लेवल का, जैसे झारखंड पीजीटी है या फिर यूपी पीजीटी है, दोनों लेवल में बात करेंगे हम लोग। दोनों को टॉपिक कवर करते चले जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली अगर बता दूं यूपी पीजीटी और झारखंड पीजीटी में, तो झारखंड पीजीटी का जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट है। तो हम लोग झारखंड पीजीटी को नज़र में रखते हुए, सामने रखते हुए बात करेंगे, ताकि यूपी पीजीटी अपने आप कवर हो जाए सारा। मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे देश भर में कितने भी पीजीटी, कोई भी स्टेट पीजीटी अगर लेता है तो वो सारे टॉपिक उसके कवर हो जाएंगे इस वीडियो लेक्चर में। मतलब इस एपिसोड में कह सकते हैं कि बैक टू बैक सारे एपिसोड आएगा वो। इस पर आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का एक भी ऐसा वर्ड नहीं है, सॉरी वर्ड है जो हम बाहर से लिए हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर जितने सारे वर्ड्स हैं या जितने सारे लाइन्स हैं, वो सारे लाइन पीजीटी लेवल का है। तो आप, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आप पीजी बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े तो थोड़ा आपको रिवीजन के तौर पर के हम लोग सारा ये बात करते चले जाएंगे इसमें, ताकि समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। और मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किया है, जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं इसमें लिखा हूँ वो थोड़ा अंतर है। अंतर किस मायने में, अंतर की मैं थोड़ा डिटेल नहीं लिखा हूँ इसमें। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स दिया हूँ, जो जितना ज़रूरत है उतना दिए हैं, लेकिन हम बोलेंगे अभी समझाते हुए तो वो सारी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पहला जो डेफिनेशन है, क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, इसको तो हमको वर्क करना ही पड़ेगा। मान के चलिए कोई यूजी लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का लड़का है, तो अगर वो पढ़ना चाहे तो उसको भी मैंने नज़र में रखते हुए सामने वीडियो बनाया हूँ। तो ये जो इसका डेफिनेशन है वो है, इट इज़ अ साइंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द हीट इनटू द मैकेनिकल वर्क। बहुत छोटा लाइन में ये सारे मतलब बता देता हूँ कि ये एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग हीट को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क में। मतलब हीट देने से वर्क होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग हीट इनटू मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो रहा है। ये जो प्रोसेस हो रहा है पूरा, और जिस नियम के वजह से हो रहा है, वो जिस नियम इस पे लग रहा है वो है थर्मोडायनेमिक का नियम। वो क्या कहता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें जो सिस्टम होता है, देख लेते हैं थोड़ा और आगे क्या लिखा हुआ है। सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर द कंसिडरेशन एंड रेस्ट इज कॉल्ड द सराउंडिंग। कहने का मतलब है कि सिस्टम हम लोग उसको मान के चलेंगे जिसको हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिसको हम लोग हीट दे रहे हैं, जहाँ से हीट रिलीज हो रहा है। हीट देने के बाद वो जो कहलाया आपका, वो कहलाया सिस्टम। और बाकी जो उसके आसपास रखा हुआ वो सारा कहलाया सराउंडिंग। कहने का मतलब है, गिलास पानी अगर आप टेबल पर रखे हैं तो गिलास एक सिस्टम हो गया। क्यों, कैसे हो गया, तो गिलास है, गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी गर्म है, यानी पानी को हीट दिए हम। अब पानी हीट को रिलीज करेगा और अपने वातावरण के अनुकूल हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो वैसे वाले को बोलेंगे हम लोग सराउंडिंग। अब जो गिलास के आसपास सारे हैं, तो आगे आगे चलते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका दो पार्ट होता है, दो पार्ट नहीं बोल सकते कि ये किस तरह का क्वांटिटी है। एक इंटेंसिव क्वांटिटी होता है, एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी होता है। ऐसा क्वांटिटी विच इज, देखिए इंटेंसिव अगर देखा जाए तो मैं लिखा है कि विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी। तो इंटेंसिव हो क्या हो गया कि जिसके पास क्वांटिटी नहीं हो। जैसे वह टेम्परेचर, प्रेशर, इसमें क्वांटिटी नहीं है कि छोटा सा रहे बड़ा रहे, टेम्परेचर प्रेशर अधिक हो सकता है। मान लीजिए छोटा है, पानी कम है, लेकिन वो हीट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि प्रेशर, जैसे कि छोटा चीज़ है, मान के चलिए कि एक जो घर में हम लोग वर्क करते यूज करते हैं एलपीजी गैस का सिलेंडर, उसमें कितना प्रेशर होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है। तो वो उसका क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हो सकता है कि हम लोग और उसको प्रेशराइज कर दें। हो सकता है कि उतना ही 13 kg अगर एलपीजी गैस है, उसको हम बड़ा कंटेनर में रख दें, प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तो प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा है क्वांटिटी पे, क्वांटिटी है कितना पे। तो वैसे वाले बोलेंगे इंटेंसिव, इंटेंसिव बोलेंगे थर्मोडायनेमिक, इंटेंसिव फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। दूसरा होगा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव में होगा विच इज डिपेंड ऑन द अमाउंट, जो अमाउंट पे डिपेंड करेगा। जैसे मास हो गया, तो मास में अगर कम होगा तो कम वेट बताएगा, अगर ज़्यादा हो ज़्यादा वेट बताएगा। तो इसी को बोलेंगे हम लोग एक्सटेंसिव क्वांटिटी। एक्सटेंसिव इंटेंसिव को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। जो क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसको एक्सटेंसिव बोलेंगे, और जो क्वांटिटी पे इंडिपेंडेंट हो, मतलब डिपेंड नहीं करे, उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिव।
क्यों? क्योंकि हर बार जो वीडियो थर्मोडायनेमिक का जितना लेक्चर चलेगा उसमें सारा यूज होगा, तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ही यूज होगा और आपको सारे वर्ड को समझना है। इंट्रो पार्ट एकदम मस्ट है, ज़रूर देखें ताकि सारे थर्मोडायनेमिकल टर्म्स को समझ जाए। कोई भी भाषा को समझने के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता होता है, इसीलिए फिजिक्स को भी समझने के लिए उसके क्या चाहिए आपको? डिक्शनरी चाहिए। तो फिजिक्स का ही पार्ट एक थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए भी एक डिक्शनरी चाहिए। तो उसको हम लोग डिक्शनरी कुछ क्लियर रहेगा तो हम लोग सारे चीज़ को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स समझ लीजिए, ये डिक्शनरी है इंट्रो। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या क्या हो गया? तो विच टेल्स अबाउट द थर्मोडायनेमिक स्टेट सच एज द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड द इंट्रोपी etc. these are of the two types। होता है माइक्रोस्कोपिक एंड एक मैक्रोस्कोपिक। मैं एक मैक्रोस्कोपिक में सारे चीज़ को बताते चलता हूँ। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स वैसे जो थर्मोडायनेमिक में यूज होते हैं, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये कौन कौन से हो गए? यहाँ पर देखिए, पी से प्रेशर लिखा है, वी से वॉल्यूम, टी से टेम्परेचर एंड एस से इंट्रोपी। सारे चीज़ को आप जानते ही हैं क्योंकि आप पीजी करके आए हुए हैं, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंट्रोपी के बारे में जानते होंगे। देखिए, इसका दो टाइप का होता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का, एक होता है माइक्रोस्कोपिक एक मैक्रोस्कोपिक। हम लोग देखेंगे इसको बाद में, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होता है। तभी सारे टॉपिक को, मतलब सारे क्या बोलते हैं, वर्ड्स को हम क्लियर कर रहे हैं इस वीडियो में, ताकि आप लोग को आगे का जो वीडियो वो बहुत अच्छी समझ में आए। थर्मोडायनेमिक फंक्शन में हो गया, दीज आर द इंटेंसिव और एक्सटेंसिव फिजिकल क्वांटिटी विच आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। देखिए अभी आ गया वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव जो इंडिपेंडेंट हो क्वांटिटी पे, एक्सटेंसिव ऐसा जो डिपेंड करे कोई भी क्वांटिटी पे, जैसे कि मास बताया था आपको। तो थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या होगा? कि दीज आर द इंटेंसिव और एक्सटेंसिव फिजिकल क्वांटिटी विच आर द डिपेंड ऑन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो फंक्शन क्या हो, थर्मोडायनेमिक फंक्शन को कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे ये इंटेंसिव या एक्सटेंसिव हो सकता है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पे। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन सा होता है? तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और साथ साथ क्या, इंट्रोपी भी होता है। तो अब दीज आर टू टाइप्स, मतलब कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन दो टाइप्स का होता है। एक होता है पाथ फंक्शन, दूसरा स्टेट फंक्शन। सारी चीज़ को समझते चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि समझेंगे नहीं तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगा कि हम थर्मोडायनेमिक फंक्शन कैसे बोल दिए, पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये सारे। तो वही पहले ही बता चुका, आपको बहुत शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ को रिकॉल कर पाएँ एक वीडियो में। तो पाथ फंक्शन जो होता है, ये याद रखें कि थर्मोडायनेमिक फंक्शन की बात हो रही है। तो पाथ फंक्शन जो होता है डिपेंड ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, मतलब प्रोसेस कैसा हो रहा है, वो पाथ फंक्शन हुआ, मतलब पाथ पे डिपेंड करेगा। एक होता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस, ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मतलब आप स्टेट फंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप स्कूल, घर से स्कूल गए और पूछा जाए कि डायरेक्ट आपका कितना दूर है अपने घर से, तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है ये आपको बतानी है एकदम डायरेक्ट वे में, मतलब डिस्प्लेसमेंट की तरह। वो होता है स्टेट फंक्शन, खाली स्टेट पे डिपेंड करता है। लेकिन पाथ फंक्शन में, पाथ में होता है कि आप स्कूल से घर गए तो आप दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, और सारे चीज़ का डिस्टेंस को जोड़ करके आपको बताना पड़ेगा, तब जाके वो बोलेगा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो फ़र्क होता है मैकेनिक्स में, वही डिफरेंस यहाँ पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन में होता है। पाथ फंक्शन वैसा फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करे, प्रोसेस पे डिपेंड करे, कि पहले गर्म किए, पहले ठंडा किए, पहले हीट किया, पहले ऐसे हुआ, ये चीज़ होता है। लेकिन स्टेट फंक्शन में नहीं। स्टेट फंक्शन में क्या होता है? स्टेट फंक्शन में स्टेट पे डिपेंड करता है कि अभी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यहाँ इतना है, तो जब दूसरे जगह ले गए तो वहाँ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या होगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे आप किस तरह भी ठंडा करें, चाहे किस तरह भी गर्म करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिस्टम कितना टाइप का होता है? तो सिस्टम आप देखें, जानते ही हैं कि दो टाइप्स का होता है, एक ओपन और एक क्लोज। ओपन सिस्टम में क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो ओपन सिस्टम में होता है विच कैन एक्सचेंज द बोथ हीट एंड द मैटर विद द सराउंडिंग्स। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो अपना हीट को और मैटर को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर पाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओपन सिस्टम बोलेंगे। लेकिन वही अगर क्लोज सिस्टम देखा जाए तो विच कैन एक्सचेंज ओनली द हीट विद द सराउंडिंग नॉट द मैटर। मतलब वैसा सिस्टम जिसमें सिर्फ हीट तो एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब आप सराउंडिंग में रखें तो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर नहीं जा पाएगा, क्लोज सिस्टम कहलाएगा।
एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहे पॉइंट है, वर्ड से लाइन से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब यूज होगा तो आप इसी को समझ पाएंगे कि किस तरह से ये वर्ड का यूज किस तरह करें, सोचना किस तरह से है। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम होता है वैसा जो विच कैन नाइदर एक्सचेंज हीट और मैटर विद द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जो हीट को और मैटर को सराउंडिंग से एक्सचेंज ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 सिस्टम यहाँ होता है, 3 टाइप का सिस्टम, और तीनों से आप लोगों को कवर हो गया कि ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं, क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं, और फिर आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं। ओपन सिस्टम में याद रखिएगा कि एक दोनों हीट और मैटर दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगा, लेकिन क्लोज सिस्टम में वैसा नहीं होगा, सिर्फ हीट होगा एक्सचेंज, मैटर रहेगा साथ में उसके। आइसोलेटेड से पता ही चल रहा है कि आइसोलेट मतलब अलग होता है, कि सराउंडिंग से ये अलग है, मतलब हीट भी नहीं जाएगा और मैटर भी नहीं जाएगा। चलिए आते हैं थर्मल मटेरियल में। थर्मल मटेरियल में होता है 2 टाइप्स का। थर्मल मटेरियल का 2 टाइप्स होता है, एक डायाथर्मिक, एक एडियाबैटिक। डायाथर्मिक जो वॉल होता है वो होता है इट इज़ अ थर्मल कंडक्टर होता है, कि आप थर्मल कंडक्टर मतलब जैसे कि आप ये दीवार मान लीजिए, दीवार है, अब दीवार के अंदर जो है वो हीट गर्म पानी रखा हुआ है, दीवार के बाहर जो है वो आपका ठंडा पानी रखा हुआ है। तो कुछ देर बाद देखिएगा कि ये जो दीवार के इस तरफ जो गर्म पानी रखे थे और जहाँ ठंडा पानी रखे थे, दोनों का हीट बराबर हो जाएगा। मतलब ये दीवार जो है वो हीट को जाने दिया किसके साथ, तो ठंडा ठंडा वाला कूल वाला के साथ, तो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो वैसा वाल को बोलेंगे डायाथर्मिक वॉल। हम लोग बहुत बार यूज करेंगे ये न्यूमेरिकल में कि डायाथर्मिक वॉल है, एडियाबैटिक वॉल है, ये सब सारा। तो डायाथर्मिक में क्या होगा, डायाथर्मिक में होगा दोनों थर्मली इक्विलिब्रियम में आएगा एक टाइम पर। इट इज़ ए थर्मल कंडक्टर होता है, मतलब हीट को पास होने देगा अपने से। एडियाबैटिक में वैसा नहीं होता, इट इज़ ए थर्मल इंसुलेटर, ये हीट को जाने ही नहीं देगा। जैसे कि आप घर में यूज करते होंगे बेटल, जो बोतल आता है क्या कहते हैं, मिल्टन वाला, चाहे बहुत सारे कंपनी को और भी, तो बोतल में देखेंगे कि पानी अगर रखे अभी तो पानी कुछ घंटों तक वैसे का वैसा रहेगा, तो वैसे बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल होता है वो। तो उसमें लगा हुआ बाद में तो हो ही जाता है, क्योंकि क्या बोलते हैं फिजिकल फिनोमेना, तो बाद में हो ही जाएगा चेंज। आइए आते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग हो सकता है अभी कवर कर लेते हैं, फिर देखना पड़ेगा और कितना ज़्यादा है, 0 तो फिर आ ही जाएगा। चलिए बता ही देते हैं आपको। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन वैसा इक्वेशन होता है कि इसमें मैकेनिकल भी रहेगा, केमिकल भी रहेगा, तब जाके ये थर्मल इक्वेशन बनता है। इसमें मैकेनिकल केमिकल नहीं रहेगा, थर्मल इक्वेशन बनेगा ही नहीं। देखिए आपको बताते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में होता है इट इज़ अ पार्ट आर मैकेनिकल इक्वेशन एंड द केमिकल इक्वेशन। 1 2 करके लिखे हैं, 3 में लिखे हैं थर्मल इक्वेशन। समझ लीजिए ई और एफ जो ई और एफ इज इक्वल टू 0, टॉ इज इक्वल टू 0। कहने मतलब है कि ई एफ एवरेज है, जो बार दिख रहा है ऊपर में एवरेज होता है, कि सम ऑफ एवरेज इज 0, तो लास्ट में उसको इक्विलिब्रियम पे आ ही जाना है, और टेम्परेचर इज 0, लास्ट में इक्विलिब्रियम पे आ ही जाना है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, ऐसा इक्वेशन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तब जाकर उसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन थर्मल इक्वेशन में एट द सेम टेम्परेचर नो हीट फ्लो इन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या थर्मल इक्वेशन कैसे बोलेंगे, तो एट द सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम लोग चेंज ना करें, मतलब टेम्परेचर नो चेंज इन टेम्परेचर इज 0, एट द सेम टेम्परेचर नो हीट फ्लो इन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और टेम्परेचर अगर चेंज नहीं कर रहा है तो हीट मेरा फ्लो नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात, टेम्परेचर अगर इक्वल रहेगा तो फ्लो करेगा ही नहीं। चलिए हम लोग आते हैं थर्मल। देखिए ये जो केमिकल इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन और थर्मल इक्वेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं जानबूझ के बता दिया आपको कि किस तरह से ये वर्क करता है। आते हैं हम लोग जीरोथ लॉ पर। जीरोथ लॉ का वीडियो एक बहुत अच्छा से डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, लेकिन फिर से एक वीडियो शॉर्ट नोट्स के तौर पे कर देता हूँ मैं आपको। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है कि मान लीजिए कि हम लोग एक सिस्टम लिए, उसमें 3 चैम्बर बना हुआ है, ए बी और सी। ए जो है बी के साथ इक्विलिब्रियम है, और बी जो है सी के साथ इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ए और सी भी इक्विलिब्रियम होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट डिफाइन द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो समझिए बात को, बहुत शॉर्ट नोट्स में मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक ओरिजिनल में भी है। तो बोला है कि ए और बी, मान के चलिए एक ऐसा कंटेनर जिसमें 3 चैम्बर बना हुआ है, तीनों के चैम्बर का वॉल जो है वो एक अलग अलग, ए और बी एक वॉल से जुड़ा हुआ है, और बी और सी एक वॉल से जुड़ा हुआ है, और ए और सी भी एक वॉल से जुड़ा हुआ है।
तो मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि टेम्परेचर ए एंड बी जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड बी एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब ए और सी भी कैसा हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ऐसे वाले को हम लोग बोलेंगे जीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर। आपको बता दूँ कि जीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स आ चुका था, सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स आ चुका था, तो उसके बाद थर्ड लॉ बाद में आया, लेकिन उसके फर्स्ट और सेकेंड के बाद आया जीरोथ, ये जीरोथ लॉ, तो इसको पहले पढ़ना चाहिए था, ऐसा लगा फिजिक्स लोग को, इसीलिए फर्स्ट को रहने दिया, सेकंड को रहने दिया, और इसको ये जो लो है जो थर्मल इक्विलिब्रियम बता रहा था उसको पहले कर दिया, मतलब जीरोथ लो बोल दिया। तो जीरोथ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं, याद रखें, ये एक ऐसा नोटेशन है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आ चुका था, बाद में आया इसको कि अगर दो क्वांटिटी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी तीसरे के साथ, तो वो जो फर्स्ट एंड लास्ट वाला भी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, इसलिए इसको नाम दे दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हीट को हम लोग डेल क्यू बोलते हैं, ऐसे क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डेल्टा क्यू चेंज इन हीट है, मतलब ये हीट चेंज हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ सकता है। इट इज़ ए एनर्जी इन फ्लो, हीट क्या है, एनर्जी इन फ्लो। साइन कन्वेंशन अभी इसमें लिखे नहीं हम, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो डेल क्यू होता है वो चेंज इन हीट होता है। तो हीट गिवन टू द सिस्टम मतलब जीरो से ज़्यादा बड़ा, जीरो से ज़्यादा बड़ा मतलब गिवन टू द सिस्टम, मतलब कि आपके पास हीट ज़्यादा है, उस सिस्टम को दे रहे हैं, जैसे पानी गर्म कर रहे हैं, आप पानी गर्म कर रहे हैं तो आप स्टोव को ऑन करेंगे और फिर पानी गर्म होगा आपका, तो आप हीट दे रहे हैं उसको, मतलब पहले जीरो टेम्परेचर था, अब बढ़ा रहे हैं उसका, हीट को बढ़ा रहे हैं, तो ये डेल क्यू इज जो ग्रेटर देन जीरो। हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो से छोटा है, मतलब हीट इसका ठंडा होते जा रहा है। कहने का मतलब कि आप फ्रिज ले लीजिए, फ्रिज देखिएगा कि वो जैसे स्विच देते हैं आप, तो वहाँ से क्या होता है, एनर्जी उसका बाहर आता है, मतलब उसका हीट जो बाहर निकलता है तो अंदर में क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, तो इस तरह से जीरो से छोटा दिखाएंगे, चेंज इन हीट इज लेस देन जीरो एंड चेंज इन हीट इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, इट मीन्स द डेल्टा क्यू इन चेंज इन हीट इज ऑलवेज लेस देन जीरो। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए ये जो एक चेंज इन हीट का क्या बोलते हैं, एक स्टेट फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। डेल क्यू इक्वल टू एन सी डी टी, तो डेल क्यू यानी चेंज इन हीट किसके चलते, चेंज इन डेल्टा टी लिखा हुआ है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है, सी क्या है, तो स्पेसिफिक हीट है। तो सी इज डिपेंड ऑन द प्रोसेस, कि जिस तरह का प्रोसेस रहेगा वैसा हम लोग सी का वैल्यू लिखते चले जाते हैं। डेल क्यू इज द पाथ फंक्शन, डेल क्यू पाथ मीन्स फंक्शन आपको बताया थर्मोडायनामिक्स दो टाइप का फंक्शन होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन मतलब आप प्रोसेस देखेंगे, प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा होगा कि हीट किस तरह से दिए उसको, वो डिपेंड करता है हीट। अचानक ऐसा बात नहीं कि एक गिलास पानी को यहाँ रखें और बाद में वहाँ रख दिए तो ऊपर से वॉल्यूम चेंज हो गया, तो बताइए हीट में कितना चेंज हुआ, ऐसा बात नहीं, पाथ पे डिपेंड करेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, डेल क्यू होता है। अब आते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। देखिए यू से इंटरनल एनर्जी को बोलते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज अगर रहा तो वो डेल्टा से। याद रखिए कि थर्मोडायनामिक्स में जो डेल्टा ट्रायंगल के जैसा बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि चेंज इन समथिंग। तो यहाँ चेंज इन यू लिखा हुआ है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी वैसा होता है कि किसी सिस्टम में आप हीट दिए तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज किया, मतलब वाइब्रेशन हुआ उसमें, उसका पार्टिकल में मोशन हुआ तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया। देखिए लिखा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी इन रेंडमनेस, साइन कन्वेंशन नीचे लिखा हुआ है। डेल्टा टी इज लेस देन जीरो, फिर जब डेल्टा टी लेस देन जीरो मतलब हीट हम उससे निकाल रहे हैं, तो क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी घट जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं, तो भी जीरो से सॉरी इसमें लिखा हुआ है कि डेल्टा टी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो डेल्टा यू जो होगा इंटरनल एनर्जी वो बढ़ेगा, जीरो से बड़ा होगा। और अगर हम दूसरा में लिखें कि डेल्टा टी इज लेस देन जीरो, मतलब उसको हम हीट ले नहीं रहे हैं और दे नहीं रहे, ले रहे हैं, तो ऐसे वाले बोल डेल्टा यू मतलब चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी होगा वो भी जीरो से कम होगा, छोटा हो जाएगा, फिर माइनस में चला जाएगा। तो डेल्टा यू जो है, डेल्टा याद रखिए कि वॉल्यूम जो समान होना चाहिए, वॉल्यूम समान मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए दोनों सिस्टम का, या कोई भी दोनों सिस्टम का मतलब एक सिस्टम का। अगर आप एक गिलास पानी लिए हैं तो उसमें टेम्परेचर देंगे तो इंटरनल एनर्जी उसका बढ़ता चला जाएगा, वॉल्यूम वही होना चाहिए। वॉल्यूम इसलिए बोल रहा है कि वॉल्यूम चेंज होने पर तो वो चेंज हो ही जाएगा, वॉल्यूम चेंज, एक गिलास पानी मतलब एक गिलास पानी, अगर वही एक गिलास पानी को हीट दे रहे हैं तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, वही एक गिलास पानी की अगर एनर्जी निकाल रहे हैं मतलब फ्रिज में रख दें तो उसका इंटरनल एनर्जी घटता चला जाएगा। देखिए डेल्टा यू जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू इक्वल एन सी वी डी टी, एन नंबर ऑफ मोल, सी वी इज द कॉन्स्टेंट बताए थे जो हर बार चेंज करेंगे, तो लेकिन कॉन्स्टेंट यहाँ था वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, वो स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसको बोलते हैं सी वी को।
और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी जो हुआ, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर चलते क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, इट इज़ द स्टेट फंक्शन। तो डेल्टा ई होता है मतलब कि आपको इंटरनल एनर्जी होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है कि डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। शुरुआत में कितना टेम्परेचर, लास्ट में जब गर्म किए उसके बाद टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो कितना हुआ। तो इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है, इसलिए बोलते हैं इसको स्टेट फंक्शन। और जो हीट था उसको बोले हम लोग पाथ फंक्शन, आपको बस दिखाए थे यहाँ पर। आइए हम लोग देखते हैं। तो वर्क क्या होता है, वर्क को डब्लू बोलते हैं हम लोग। इट इज़ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द माइक्रोस्कोपिक मोशन। साइन कन्वेंशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब वर्क डन सिस्टम के द्वारा हो रहा है, दैट इज एक्सपेंशन वर्क। तो वर्क ज़्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। या देखिए और अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, मतलब सिस्टम पहले से बंद पड़ा है उसमें वर्क करेंगे तो हमको हीट बाहर से देना होगा। मतलब हीट बाहर से देने का मतलब वो क्या होगा कि जीरो, पहले से कुछ था नहीं उसके पास, कंप्रेस होगा वो। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम किया जाए तो क्या होगा, डेट इज़ द कंप्रेशन वर्क, मतलब डब्ल्यू इज लेस देन जीरो। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस होता है, और एफ जो होता है याद रखिए इस चीज़ को। ये जो पी डी भी कैसे आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, पूरा सिस्टम को जानेंगे लेकिन आपको ये डिक्शनरी क्लियर होना चाहिए। तो वर्क डब्ल्यू होता है क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। अब जानते हैं कि इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरा मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। अगर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है तो इंटीग्रेशन लगा कर रखें हैं डेल्टा एस में। तो एफ जानते हैं कि एफ क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। अगर हम प्रेशर और एरिया के केस में देखें तो एफ जानते हैं ना कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है पी बाई ए, प्रेशर पर यूनिट एरिया इज इक्वल द फोर्स। जानते हैं ये प्रेशर प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो ये हम लोग अगर वहाँ से फोर्स निकालें तो प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो ये एफ की जगह हम लोग क्या रखें हैं यहाँ, पी इंटू ए। अब पी इंटू ए क्या देगा, फोर्स देगा। अब देखिए एरिया इंटू डी एस, एरिया ए से एरिया है, डी एस एस से क्या है डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ बताएगा। तो एरिया है और उसमें लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो पी वैसे रहेगा, वॉल्यूम हो गया। मतलब एरिया में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। और डी एस क्या हो गया, वो अपने लेंथ है एक, तो लेंथ ब्रेथ और एक और लेंथ मतलब हाइट। तो एल बी एच क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर जो ए इंटू डी एस है वो वॉल्यूम बन जाएगा, इसलिए डी भी लिखा है और पी अपना जगह सुरक्षित। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी वी, यानी वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी इंटीग्रेशन के साथ। तो एरिया अंडर द पी वी ग्राफ इज वर्क, पी वी डायग्राम इज द इंडिकेटर डायग्राम। अच्छा आपको पी वी, अब हर एक बार जो हम लोग बनेगा थर्मोडायनामिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो पी वी ग्राफ बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पी वी डायग्राम। ये इंडिकेटर होता है कि किस तरह से हीट देने पे बढ़ रहा है घट रहा है, ये लोग बात। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टार्ट ख़त्म करेंगे। ये दोनों ग्राफ बता देते हैं आपको। पी हमेशा याद रखिएगा, पी हमेशा वाई एक्सिस में होगा और भी हमेशा एक्स एक्सिस में होगा। और तो याद रखना है इस चीज़ को। अगर वर्क जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब वर्क ज़्यादा बड़ा है, तो पहले प्रेशर रहेगा, फिर लास्ट में वॉल्यूम धीरे धीरे घटता चलेगा। जिस जैसे हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे प्रेशर घटता चला जाएगा, आप ये बात को जानते हैं। उसी तरह अगर उल्टा है, मतलब कि जीरो बड़ा है वर्क, मतलब वर्क डन किसी सिस्टम पे किया गया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो आपका सेकंड ग्राफ बनेगा। ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक पॉइंटेड आ रहा होगा उसमें दिख रहा होगा, तो ये यहाँ से दिखेगा। तो इसमें होगा कि जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि प्रेशर जो है वो बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि क्या कह रहे हैं कि इसमें वर्क डन जो है उल्टा करना पड़ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका वर्क लेस देन जीरो। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। कोई भी क्वेरी जो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स पर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।